जय हिंद दोस्तों, मैं नईम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। प्रियांशी, कामिल, संदीप कुमार, मुरलीधर शर्मा, शुभम जैन, मोहम्मद, विष्णु, नितिन, अजय, रुचि, लक्ष्मी, मीना, रोमित, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और दोस्त, हम लोग आज शुरू करने वाले हैं मुगल वंश को। ठीक है, मुगल वंश को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उससे पहले एक डेटा मैं आपको बता देता हूँ मुगल वंश के बारे में। ठीक है, ताकि आप कोई भी वर्ष आए तो आपको 6 घटनाएं याद रखेंगे, यानी 6 शासनकाल याद रखने हैं। सबसे पहले जो संस्थापक होगा मुगलों का, मुगलों की अगर बात करेंगे, मुगल गद्दी पर रहेंगे बच्चे 1526 से लेकर के 1857 तक। तो मुझे बताएं कितने वर्ष हुए ये टोटल, कुल कितने वर्ष हुए। आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप देखेंगे 331 वर्ष हैं। लेकिन क्या पूरे 331 वर्ष मुगल रहे गद्दी पर? तो ये बात गलत हो जाएगी। इसमें से क्या बोलोगे, 15 वर्ष कौन रहा है? 15 वर्ष इसमें सूरी वंश रहा है। सूरी वंश इसमें शासन करता है बीच में। और सूरी वंश का जो शासनकाल है वो 1540 से लेकर के 1555 है, पूरे सूरी वंश का, जिसमें शेरशाह सूरी का 1540 से 1545 शासनकाल है। तो यहां पर हम देखते हैं, यानी कुल कितने हो गया ये आपको 331। और मित्र 331 वर्षों में से क्या 15 वर्ष शासन रहा? नहीं, 331 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 316 वर्ष। यानी आप कहेंगे भैया दिल्ली सल्तनत के बाद में, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक रही, जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आप कहेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत जो रही है, दिल्ली सल्तनत रही है आपका, कहेंगे जी 1206 से लेकर के 1526 तक। दिल्ली सल्तनत भी मित्र कितना रही थी आपका? 320 वर्षों तक रही थी। 320 वर्ष तक दिल्ली सल्तनत भी रही थी। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी मेरे दोस्त को बताएंगे, बोलेंगे एक बार। कोई परेशानी, बोलेंगे एक बार यहां तक की बात में। तो आप कहेंगे भैया क्या बोलेंगे जी, मुगल रहे आपका 331 वर्ष, और उससे पहले 320 वर्षों तक कौन रहे हैं? दिल्ली सल्तनत रही है। वेरी गुड। तो यहां पर जो इनका शासनकाल है, इसमें बस 15 वर्षों तक इनका शासनकाल नहीं रहेगा, सूरी वंश रहेगा, बाकी मुगलों का। तो याद रखने के लिए 6 फैक्ट पॉइंट कौन कौन से हैं। मुगलों का शासक कौन कौन है, हमेशा याद रख लेना। बाबर पहला शासक रहेगा इनका, बाबर के बारे में हमको जानना है। 1526 से 30 बाबर का शासनकाल रहेगा। ठीक है, 1530 में इसकी मौत हो जाएगी। फिर हुमायूं आएगा। हुमायूं का जो शासनकाल रहेगा वो 1530 से पहले 1540 रहेगा। यहाँ शेरशाह सूरी इसको हरा करके सूरी वंश की स्थापना करेगा। और फिर 1555 में ये वापस आएगा। तो कितने साल बाद वापस आया, जरा बताना, कितने वर्षों के बाद वापस आया? यही वो 15 वर्ष हैं जब सूरी वंश दिल्ली पर अधिकार करके रखेगा। फिर आपका हुमायूं के बाद में अकबर आया। अकबर की बात करते हैं, अकबर कब से आएगा? हुमायूं की मौत के बाद में उसी का बेटा है, और ये शासन करेगा 1605 तक। ठीक है, और अकबर के बाद में फिर कौन आएगा आपका? जहांगीर आएगा। जहांगीर शासन करेगा 1605 से 1627। 1627। और जहांगीर के बाद में कौन आएगा? जहांगीर का बेटा शाहजहां, खुर्रम शासन पर आ जाएगा। शाहजहां का मित्र जो शासनकाल होगा वो होगा 1627 से 1658। और शाहजहां के बाद में आएगा औरंगजेब। औरंगजेब, और ये 6 मुगल शासक रहेंगे। औरंगजेब के बाद में मुगलों का पतन शुरू हो जाएगा। तो 1658 से 1707 तक एक मजबूत प्रशासन रहेगा मुगलों का। यही हम पढ़ने वाले हैं, यही हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, तो एक बार ये कल मैं अगर आपसे पूछूं या कभी भी पूछूं, ये शासनकाल आपको पता होने चाहिए। एक बार थम्स अप करें कि हाँ याद रखेंगे। ठीक है, तो कैसे? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो इसी को पढ़ना है, तो इसी को शुरू करेंगे। सबसे पहले आते हैं मुगल साम्राज्य पर। और मुगल साम्राज्य रहा है 1526 से लेकर के 1857 की क्रांति तक, अंग्रेज जब तक इनका तख्ता पलट नहीं कर देंगे। संस्थापक है बाबर।
मुगल साम्राज्य को स्थापित किसने किया? बाबर ने किया। मैं आपको बता ही चुका हूं, बीच में सूर्यवंश भी आएगा मुगलों के बीच में, तो उसको एक साइड रख दीजिए अभी। बाबर का जन्म हुआ है आपका 14 फरवरी को 1483 में। वैलेंटाइन डे को जन्म जाता है कौन? बाबर। फरगना उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ। क्या बोलेंगे? जो ईरान क्षेत्र मैंने आपको बताया था। तो इसके जो पिता है, इसका पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि बाबर बहुत स्ट्रांग, बहुत हौसले वाला व्यक्ति था। तो बाबर का सब कुछ छिन गया, उसके पिताजी की जो जागीर थी वो भी उससे छिन गई, जिसके लिए बाबर लड़ेगा, अपने पिताजी के अधिकार के लिए लड़ेगा। क्या बोलेंगे? पिता की तरफ से ये 5वीं पीढ़ी यानी कि तैमूर लंग से संबंधित है। तैमूर लंग, जो तैमूर लंगड़ा था वो भारत कब आया था जरा बताएंगे? मैंने एक वर्ष आपको बताया था। तो क्या बोलेंगे? तैमूर लंगड़ा जो 1398 में आया था, ठीक है, उन्हीं के पोते का भी पोता यानी कि 5वीं पीढ़ी का बाबर है। ठीक है। माता की तरफ से ये चंगेज खान से संबंध रखता है, यानी इनकी माता जो थी इसकी बाबर की, वो चंगेज खान की फैमिली की तरफ से थी। ठीक है। क्या बोलेंगे? वो किसकी तरफ से थी? चंगेज खान, क्योंकि चंगेज खान बहुत पहले आया। तो ये भी बताओ चंगेज खान भारत कब आया था? क्या बोलेंगे? चंगेज खान भारत कब आया था? आप कहेंगे चंगेज खान 1221 में आया था। क्या बोलेंगे? 1221 में आया था। ठीक है। बाबर ने समरकंद को 1497 में जीता। अब आप समझें समरकंद से मेरा मतलब क्या है, कि उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र है आपका, उज्बेकिस्तान का जो क्षेत्र है, जो इसके पिता का क्षेत्र था, तो इसके ही चाचा या इसके अन्य पिता के विद्रोहियों ने इससे वो समरकंद का क्षेत्र छीन लिया। किससे? इसके पिता से। तो बाबर ने इसको 1497 में जीता। तो कितनी उम्र में जीता? अब ऐसे नहीं है कि 1497 में डायरेक्टली लड़ गया, तो याद रखना 1494 में असफल रहा था। 1494 में, या कभी आपसे पूछे समरकंद को जीतने का बाबर ने एक असफल प्रयास कब किया था? असफल प्रयास किया था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यानी 1494 में कितने साल का रहा होगा भैया? 11 साल का फाइट कर रहा है। तो आप समझिए आपकी अवस्था क्या है, और तुम फाइट करने से घबराते हो। एक अपने पिता के उत्तराधिकार को प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष की अवस्था में प्रयास करने लग जाता है, सेना का संगठन कर लेता है कि अपने पिता की खोई हुई जागीर को मैं प्राप्त करूंगा। और 1497 यानी आप समझ सकते हैं कि कुल 14 वर्ष की अवस्था में सफल भी हो जाता है। 14 वर्ष की अवस्था में सफल भी हो जाता है। ठीक है, आगे आएंगे। बाबर का भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ, बाबर जब भारत आया तो बाबर का भारत पर पहला आक्रमण यूसुफ जई जाति पर, जो सिंध क्षेत्र में एक कबीला था, सिंध क्षेत्र में निवास करती थी, उस पर आक्रमण किया। इस तरह से बाबर का भारत में प्रवेश हुआ। यहां पर दोस्त एक प्रश्न पूछता है, एसएससी बार बार पूछता है कि बाबर ने भारत में प्रवेश के लिए कुल कितने आक्रमण किए? क्या आपका आंसर होगा? तो हम जानते हैं बाबर के 4 मुख्य आक्रमण, लेकिन 4 आक्रमणों को हम नहीं जानते। आप याद रखना, बाबर ने भारत विजय के दौरान कुल 8 युद्ध लड़े हैं। बाबर के कुल आक्रमण कितने हैं? क्या बोलोगे? कुल आक्रमण बाबर के, कुल आक्रमण कितने हैं? कुल आक्रमण जो बाबर के हैं वो 8 है। क्या बोलोगे? कुल आक्रमण 8 है। इसको जो ना ऊपर कर लो इसी को, इसकी वजह से क्या है कि इसकी आंखों में लगती है जलन सीधी दीवार वाली। ऊपर कर लो इसको थोड़ा सा। बाबर का भारत पर पहला जो आक्रमण हुआ वो यूसुफ जई जाति पर हुआ। भाई साहब क्या बोलेंगे? यूसुफ जई जाति पर। बाबर ने लाहौर को, यानी कि सिंध के बाद किधर आता है? सिंध को बाबर जैसे ही जीत लेता है उसके बाद फिर आता है आपका लाहौर की तरफ, यानी भारत में प्रवेश करना चाह रहा है 1524 में। और फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में प्रवेश के लिए उसके 4 युद्ध। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच मैंने युद्ध बताया था आपको पिछली क्लास में। कौन सा युद्ध हुआ था भैया? बाबर का पूरा नाम क्या है? पूरे नाम से तुम्हें क्या मतलब है? पूरे नाम से, ऐसे तो इसको जहीरुद्दीन बाबर कहते थे, आप इसका एक अन्य नाम सिर्फ लिख सकते हैं, अन्य नाम लिख सकते हो इसका, जहीरुद्दीन बाबर। जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। किसका पूरा नाम क्या है उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि उपनाम, उसके चाचा उसको क्या कहते थे, घर में क्या कहा जाता था कोई मतलब नहीं। यहां देखो एक बात पर आएंगे।
कहने का मतलब है बाबर जब बच्चे आया यहाँ पर और बाबर ने जब इस क्षेत्र को जीता तो तभी बाबर ने सोचा कि मुझको अब साम्राज्य स्थापित करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने चाचा के जो पुत्र था उसके लिए भी, उसके उत्तराधिकार के लिए भी लड़ाई लड़ी और उसको भी क्षेत्र उसने सुरक्षित करके दिया। यहीं पर उसको पता चलता है कि भाई भारत में दिल्ली सल्तनत एक समृद्ध क्षेत्र है, तो क्यों ना दिल्ली सल्तनत को अधीन किया जाए। तो जब इसने दिल्ली सल्तनत के बारे में सोचा, वहां पर कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल कितना था? तो आप कहेंगे भैया इब्राहिम लोदी रहा 1517 से 1526, 1517 से 1526, यानी 1524 में जब ये भारत के पड़ोस लाहौर में आ चुका है तब इसका दिल्ली सल्तनत टारगेट बनता है और अगले 2 वर्ष ये दिल्ली सल्तनत के लिए टारगेट करता है। तो पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, 1526 में लड़ा इसने। 1526 में यहां पर याद रखेंगे बाबर के साथ कौन कौन लोग हैं। बाबर के साथ में दौलत खां लोदी, क्या बोलोगे? पंजाब का गवर्नर, और साथ में आलम खां लोदी जो आपका किससे दुश्मनी रखते थे? इब्राहिम लोदी से, क्योंकि इब्राहिम लोदी, IL का मतलब क्या है? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी जो है ये दिल्ली का शासक था और इसका साथी था इसमें विक्रमजीत। इस युद्ध में एक पक्ष तो ये हुआ। इन दोनों लोगों को लालच है और आपके इब्राहिम लोदी के विरोधी लोग हैं तो मिल जाते हैं किससे? बाबर से। यहाँ पर दोस्त मैंने आपको कल भी बताया, एक मिथ बताया गया कि राणा शांगा ने इनवाइटेड किया, जो एकदम से गलत मिथ है, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, तो लड़ाई कहाँ पर हुई? पानीपत, हरियाणा में ये लड़ाई होती है और जीत किसकी हुई आप जानते ही हैं। बाबर इस युद्ध को विजय हो जाता है। बाबर ने इस युद्ध को जीता और बाबर ने जैसे ही इस युद्ध को जीता तो दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, मैंने कहा युद्ध स्थल में मारा गया और वह युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला शासक था, पहला शासक। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि ये जो पानीपत का युद्ध था इससे फैक्ट पूछे जाते हैं कि इस युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रयोग किया। किसका? तुगलुमा नीति, और साथ में उस्मानी नीति का नाम भी आता है, उस्मानी विधि या रूमी विधि का नाम भी आता है। उस्मानी विधि या रूमी विधि भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? या रूमी विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूमी विधि भी कहा जाता है। ये भैया जरा समझाए। दरअसल में बाबर ऐसे नहीं आया 2 साल में कि तलवारबाजों को, बाबर लेके आया भारत में तोप और गोले। उसको पता था कि दिल्ली सल्तनत के मजबूत शासक है, इनको हम तलवारों से नहीं लड़ेंगे, ना हम ढालों से लड़ेंगे, हम लड़ेंगे सीधे तोप से। तो बाबर जो है यहाँ पर तोप की नीति के लिए 1524 से 26 वेट करता है और 24 तोपों का इंतजाम करता है। क्या? 24 तोप बनवाता है और कुछ कहते हैं उसने अरब के द्वारा उस विधि को प्राप्त किया। तो 24 तोप लेकर के बाबर भारत में एंट्री करता है। उस्मानी विधि का मतलब ही होता है बच्चे तोपों को सजाना, कि तोप युद्ध भूमि में किस तरह से खड़ी होंगी, क्या बोलेंगे? किस तरह से खड़ी होंगी। और रूमी विधि से मतलब है कि वो आगे चलेंगी तो किस तरह से चलेंगी। ठीक है, शालिनी सिंह जी बच्चे बहुत सारा प्यार। तोप का संचालन कौन कर रहा था? यहाँ पर जो कमांड दे रहा था वो उस्ताद कुली था। तो पूछता है कि अब बाबर की पानीपत के पहले युद्ध में तोपों का संचालन किसने किया और बंदूक वाली टुकड़ी का संचालन किसने किया? मुस्तफ़ा। तो समझ रहे हैं, बंदूक और तोप लेके आए, मतलब आधुनिक रूप से लड़ने आया है, आधुनिक रूप से लड़ने आया है। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर कैसे? कि जैसे ही ये पानीपत का युद्ध जीता तो इसने लोगों में बहुत सारी धनराशि बंटवाई, लोगों को बहुत सारे उपहार दिए। तो कलंदर मतलब बड़े दिल वाला, इसको दिल्ली की जनता ने कहा। राजा बंटवाते क्यों थे युद्ध के बाद? एक तो खुशी हुई युद्ध जीतने की, एक जनता में विश्वास पैदा करने के लिए कि जनता भी विश्वास करे कि हाँ अभी बागडोर हमारी किसी सही के हाथ में कही है। ठीक है, क्या बोलेंगे? आगे इस समय युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि धारण की गई। आगे आते हैं, दूसरा है खानवा का युद्ध। तो पहला तो कहते हैं बाबर ने क्या? पानीपत का युद्ध, अभी बाद में बात करेंगे, पानीपत का युद्ध लड़ा। पानीपत के बाद में बाबर चलता है आपका खानवा के युद्ध की तरफ। खानवा का युद्ध लड़ा गया, ये कहां पर? भरतपुर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान। अब दरअसल में ये युद्ध किसके खिलाफ लड़ा गया 1527 में? इधर हो गए राणा शांगा के साथ मिल गए वो आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी। ठीक है, वो आकर के मिल जाते हैं, उनके अपने लालच थे। पहले तो किसके साथ थे वो? पहले तो वो भैया आप कहेंगे कि वो तो साथ थे बाबर के, लेकिन बाबर ने जब उनके हितों की पूर्ति नहीं की तो वो कहाँ आए? राणा शांगा जी के पास मदद के लिए आए।
यहाँ बहुत भीषण युद्ध होता है बच्चे, बहुत भीषण युद्ध चला, खानवा का युद्ध। और कहते हैं कि जिस युद्ध को राणा सांगा लगभग जीत चुके थे, उसको इब्राहिम लोदी का जो भाई है महमूद लोदी, उसकी गद्दारी की वजह से राणा सांगा युद्ध को हार गए, क्योंकि वह एक सैन्य टुकड़ी के साथ इनका साथ छोड़ करके, क्योंकि इब्राहिम लोदी तो हराया था ना बाबर ने, तो इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को दुश्मन होना चाहिए, दुश्मन होना चाहिए। पहले तो राणा सांगा जी के पास आया, जी मेरे भाई इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया है, उसको मारेंगे चल के, लेकिन अंत में धोखाधड़ी करके अपने भाई को जिसने मारा उसी से जाके मिल जाता है महमूद लोदी। तो एक लॉस तो वो हुआ, नहीं तो राणा सांगा हारने वाले नहीं थे। राणा सांगा जी के बारे में आप लोगों को बयाना के युद्ध को पढ़ना चाहिए हमको इतिहास में, क्योंकि सीधे सीधे वो चीज़ें बताएगी जिसमें विजय हुई है आपका, सीधे सीधे किसकी, बाबर की। एक विजय छिपाई जाती है बच्चे, बयाना का युद्ध। किसका? बयाना वॉर। बयाना वॉर, बयाना का युद्ध हुआ बच्चे आपका कब? ये 1527 में ही हुआ है, खानवा से जस्ट पहले हुआ है, ठीक है, भानवा से पहले। दरअसल में यहाँ पर एक किलेदार हुआ करता था, निजाम खां। किलेदार मतलब उसको किला मिला हुआ था आपका, किले की रखवाली थी। लेकिन वो क्या करता है, वो जाकर के बाबर से संधि कर लेता है कि इस किले के दरवाजे मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, ये किला तुम्हारे अंदर हो जाएगा। लेकिन इसकी सूचना वहां पर एक हसन खां नामक व्यक्ति था, उसको पता चलती है। वो राणा सांगा जी के पास मैसेज भेजता है कि जी ऐसे ऐसे निजाम खां गद्दारी करने जा रहा है। तब यहाँ पर तैनाती होती है और इतना भीषण युद्ध होता है कि यहाँ के राजपूत शासकों ने बहुत बुरी तरह से बाबर को मारा था। बाबर भाग गया था और कहते हैं कि बाबर को माफ किया गया, ठीक है। आगे तो फाइनली बात होती है कि इस युद्ध में क्या हुआ आपका, फाइनली आपको याद रखना होगा कि इसमें आपका जीत हुई किसकी, खानवा के युद्ध में। यानी बाबर ने अपने सारे युद्ध जीते हैं। जीत किसकी हुई? बाबर की। बाबर के चारों युद्ध बाबर ने जीते। जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा मतलब यहाँ पर कहते हैं कि बाबर ने अपनी बहुत हताश सेना को यहाँ पर उठने के लिए अपनी संघर्ष करने के लिए अपनी सेना को कहा, जिसका एक स्टेटमेंट आप सुनते होंगे कि बार बार बाबर कहता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए, क्या हुआ जो मैदान हार गए, अभी हौसला नहीं हारे। तो यहीं पर उसने अपनी सेना को जिहाद का नारा दिया। जिहाद से मतलब है उसने लोगों को कहा कि हमारी धर्म स्थापना की भी लड़ाई है, ठीक है, धर्म स्थापना की भी लड़ाई है हमारी, और यहाँ हमको अपने धर्म स्थापना के लिए लड़ना होगा। तो कहते हैं बाबर की सेना में फिर से एक जोश आया और वो फिर लड़े। इसी युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। गाजी में आपको बता चुका, विधर्मी के कत्ल करने वाले को गाजी कहा जाता था, ठीक है, क्या बोलेंगे? गाजी कहा जाता था। चंदेरी का युद्ध, क्या बोलोगे? चंदेरी का युद्ध जो है ये 1528 में हुआ। मेदिनी राय, ये मालवा मध्य प्रदेश में युद्ध हुआ था। दरअसल में इस युद्ध को लड़ने के पीछे क्या कारण था कि ये मेदिनी राय जो है ना, ये बयाना के वॉर में सपोर्टर थे। किसके? बयाना के वॉर में ये सहायक थे राणा सांगा जी के साथ में। बयाना वॉर के बारे में बच्चे अगर आप जानें तो बयाना वॉर में बहुत सारे जो हमारे संगठित लोग थे वहाँ राजस्थान के, सब लोग एक साथ लड़े। और भारतीय राजाओं के हारने की वजह भी यही थी कि वो एक साथ नहीं लड़ पाते थे। उनके लालच जब उनके सामने आते, जब एकल युद्ध वो करते, तो हारने का कारण भी बनता। यहाँ पे हमको इतिहास से ये सीखने को मिलता है कि बयाना वॉर अगर हम जीत सकते थे तो हम मुगलों को वापस भेज सकते थे, ठीक है, मुगलों को हम वापस भेज सकते थे और देश में हमारे में वंशज राणा सांगा जी के पूरी दिल्ली या संपूर्ण भारत पर राज कर सकते थे। लेकिन हम लोगों ने अपने लालचों में खुद को विभाजित किया और उसी का फायदा उठाया विदेशी शक्तियों ने, ठीक है। आगे घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध लड़ा गया है बच्चे आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। कहां पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में लड़ा गया, गोरखपुर यूपी में लड़ा गया, और ये लड़ा गया 1529 में। यहाँ पर जो लोदी हैं, ये लोदी अब, क्योंकि मैंने बताया ना महमूद लोदी गद्दारी करता है राणा सांगा जी से और जाके मिल जाता है बाबर से। लेकिन उसको पता चली बाबर, ये लोग सोच रहे थे बाबर लूट पाट के लिए आया है और लूट लाट के अपना चला जाएगा। अब से पहले जो लोग आए वो भी ऐसे ही आए। उन्होंने सोचा कि बाबर शायद भारत में साम्राज्य नहीं करना चाहेगा, लेकिन उनकी ये भूल गलत हुई। महमूद लोदी को लगता था कि लोदी वंश पर ये आपका इब्राहिम लोदी को तो मार दिया, लेकिन तेरा सपोर्टर बनेगा, तुझको कुछ हिस्सा देगा। लेकिन फिर उसने इस महमूद लोदी को भी मारा। और शेरशाह सूरी यहाँ पर युद्ध लड़े हैं बाबर से, लेकिन यहाँ पर हारे। नुसरत खां एक व्यक्ति है आपका बंगाल से, यह भी युद्ध लड़ा, तीनों हारे।
यह युद्ध ऐसा है जो घाघरा नदी के तट पर लड़ा गया, इसीलिए कहते हैं कि कुछ जल में और थल दोनों में ये लड़ा गया था, जल और थल दोनों में लड़ा गया। आप कहेंगे भैया शेरशाह सूरी कहाँ से आ गए? बच्चे जो चंदेरी वॉर है ना, चंदेरी वॉर को जो लीड कर रहा है, कहते हैं बाबर का जो चंदेरी युद्ध जीतने का सपना पूरा हुआ, इसमें चंदेरी युद्ध में जो हेल्प की है वो शेरशाह सूरी ने की है। क्यों भैया शेरशाह सूरी क्यों हेल्प करेंगे जब अभी आज इससे लड़ रहे हैं? तो शेरशाह सूरी दरअसल में बाबर की ही सेना में थे, बाबर की ही सेना में थे, और बाबर के ही सेनापति हैं। एक सैनिक से सेनापति आपका बना है शेरशाह सूरी। और बाबर जानता था उसकी महत्वाकांक्षा को, जब बाबर की सेना में वो काम करता था और शेरशाह सूरी के अंदर महत्वाकांक्षा थी राजा बनने की, तो कहा जाता है कि उन्होंने एक बार हुमायूं को भी सचेत किया था। एक बाग में उन्होंने हुमायूं को शेरशाह सूरी से परिचय कराते हुए दिखाया, जब वह तलवार से सेब काट करके खा रहा था। तो बताया कि इस तरह के व्यक्ति जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते हैं, जीवन में खुद को कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वह अत्यंत खतरनाक व्यक्ति भी साबित होते हैं राज सिंहासन के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बाबर रहा, बाबर का शासनकाल बताएंगे दोस्त। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी या बाबरनामा लिखी, तो चगताई तुर्क भाषा में लिखी है। चगताई इसकी जाति है बच्चे, चगताई जाति का बाबर था और तुर्क भाषा यानी तुर्क था। आत्मकथा लिखने वाला ये पहला शासक था मुगल काल का। अच्छा, दिल्ली सल्तनत में मैंने किसको बताया था कि उसने अपनी आत्मकथा लिखी? दिल्ली सल्तनत में किस व्यक्ति को मैंने कहा था कि उसने अपनी आत्मकथा लिखी है? ये तुम बताएंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो उम्मीद करूंगा बता पाएंगे। तो यहां पर एक बात देखनी होगी दोस्त, बाबर के बारे में हमने क्या जाना अभी तक। तो बाबर ने 1526 में, जरा आप आंसर करेंगे क्या लड़ा? तो यहां पर हम बात करेंगे 1526 में बाबर ने पानीपत यानी कि हरियाणा वाले क्षेत्र में आपका युद्ध लड़ा, पानीपत का। 1527 में बच्चे क्या लड़ता है? 1527 में उसने खानवा का युद्ध लड़ा, यानी कि आपका किधर आ गया? राजस्थान की तरफ आ गया। ठीक है, क्या बोलेंगे? आपका खानवा का युद्ध लड़ा। खानवा के बाद में 1528 में मैंने बताया कि उसने मालवा मध्य प्रदेश में चंदेरी का युद्ध लड़ा। कहाँ पर? चंदेरी का युद्ध लड़ा। और उसके बाद 1529 में क्या लड़ा उसने? आपका घाघरा का युद्ध लड़ा, यानी फिर आपका यूपी के आपका गोरखपुर की तरफ जाता है। तो क्या बोलेंगे? ये तो हो गया उसका युद्धों का क्रम। शासन कब से कब तक रहा उसका? पानीपत का युद्ध उसने इब्राहिम लोदी से लड़ा, खानवा का युद्ध में राणा सांगा थे प्रमुख, और चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय थे, और घाघरा के युद्ध में लोदियों से लड़ा है, लोदियों से लड़ा है। तो यहीं पर शेरशाह सूरी ने उसको छोड़ दिया और उसका दुश्मन हो गया और उसके विरोधी खेमे में जाके मिल गया। बहुत बढ़िया, मेरे सारे दोस्तों ने फिरोज शाह तुगलक आंसर दिया, बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। तो अपनी आत्मकथा जो बाबर ने लिखी, इसने अपनी आत्मकथा में कृष्ण देव राय जो विजयनगर है उनकी तारीफ की है। तो पूछा जाता है बाबर ने अपनी पुस्तक में विजयनगर के किस शासक की तारीफ या विशेषता बताई है? बाबर का मकबरा पहले आराम बाग में था, आराम बाग यानी कि सिकंदरा, आगरा में। कहाँ पर? आगरा में। ठीक है, आगरा में था। और फिर बाद में, क्योंकि बाबर की ऐसी चाहत थी कि उसको कहाँ पर दफनाया जाए? काबुल अफगानिस्तान में दफनाया जाए, तो बाद में उसको काबुल अफगानिस्तान में दफना दिया गया। ठीक है मित्र। बाबर के बचपन का नाम मोहम्मद जहूरुद्दीन था। इसके 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो कहने का मतलब है बाबर बहुत छोटा शासनकाल रहा, 1526 से 1530, लेकिन बाबर ने एक नए वंश की स्थापना की, ये बड़ी बात रही। और उसने 4 बड़े युद्ध भी भारत में जीते। कुल भारत प्रवेश के लिए उसने 8 युद्ध जीते। अच्छा, 8 युद्ध जीते में वो आपका मतलब भारत की सीमाओं से बाहर लड़े थे, 4 सीमाओं के अंदर। यहां पर मित्र एक बात हमको समझनी होगी कि ये जो 4 जो इसके बच्चे हैं, इनसे क्या दिक्कत होगी? दरअसल में इसने बाबर ने क्या किया? बाबर ने अपनी संपत्ति के 20 हिस्से बनाए। टोटल कितने हिस्से? 20 हिस्से। 20 हिस्से बनाए अपनी प्रॉपर्टी के, अपनी संपत्ति के या अपने राज्य क्षेत्र के जो उसके अधीन था। तो उस राज्य क्षेत्र में उसने हुमायूं को तो 6 हिस्सा दिया, कामरान को 5 हिस्से दे दिए, और 4.5 हिस्सा दिया, यानी कुल 9 हिस्सों में से अस्करी और हिंदाल को। जैसे हुमायूं को दिल्ली क्षेत्र दिया,
जो लगभग छठा भाग था उसके सारे क्षेत्रफल का। अगर बात करें कामरान की, तो कामरान को उसने काबुल और कांधार दिए। क्या दिए? काबुल और कांधार दिए। मित्र समझना मेरी बात को, काबुल और कांधार दिए। और अश्करी को उसने आपका क्या दिया? अश्करी को उसने संभल क्षेत्र दिया, उत्तर प्रदेश वाला, ठीक है। और हिंदाल को उसने दिया अलवर क्षेत्र, राजस्थान वाला। यानी जो उसका क्षेत्रफल था उसने उसको बांटा सारे को। तो क्या देता है? जो दिल्ली का आसपास का तो हुमायूं को दे दिया, हुमायूं उसका बड़ा बेटा था। और जो इसके पड़ोस में काबुल और कांधार वाले जो इलाके थे इसके, ये दे दिए किसको? थोड़ा दूर दिया कामरान को। और अश्करी को दिया संभल क्षेत्र, इसका इधर वाला। और हिंदाल को दिया आपका अलवर क्षेत्र। यानी इस तरह से उसने अपने इसको बांटा, इसकी सीमाएं निर्धारित कर दी। जैसे ये इधर क्षेत्र हो गया, ये इधर क्षेत्र हो गया, तो ऐसे बांटा। अच्छा बताएंगे बहुत बड़ा अंतर है क्या? किसी को आप 6 भाग दे दें, 5 भाग या 4.5 भाग दे दें, तो कोई बहुत बड़ा अंतर है। कहते हैं ये अंतर ना होना उत्तराधिकार की लड़ाई का कारण बना। तो सबके अंदर क्षमताएं होगी, क्योंकि लगभग बराबर बराबर बांट दिया। क्या बांट दिया? लगभग बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन बाबर ने एक प्रॉमिस भी लिया हुमायूं से। हुमायूं से एक प्रॉमिस लेता है, कहता है कि तुम कभी अपने भाइयों से संघर्ष नहीं करोगे। तुमको थोड़ा ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है, दिल्ली का साम्राज्य दिया जा रहा है, लेकिन तुम अपने भाइयों से कभी कभी झगड़ा या कभी भी कोई युद्ध नहीं लड़ोगे। कहते हैं कि हुमायूं ने अपने पिता बाबर को वचन दिया कि वह अपने भाइयों से कभी उत्तराधिकार की लड़ाई नहीं करेगा। और यही बात हुमायूं के पूरे जीवन सिद्ध रही कि उसने अपने भाइयों से कभी झगड़ा नहीं किया, उसने कभी अपने भाइयों से संघर्ष नहीं किया। उसके भाई उसके लिए लगातार प्रयास करते रहे, और उसने कभी प्रयास नहीं किया कि वह उनको पलटकर कोई जवाब दे या उनके विरुद्ध कोई अभियान चलाए, शासक होते हुए भी। ऐसा दोस्त हमको अपने परिवारों में भी सीखना चाहिए। हम लोग साथ मिलकर रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, चाचा ताऊ सब लोग। लेकिन जैसे ही हमारे घर में बंटवारे की बात आती है, एक समय पर विभाजन होता ही है। और जब विभाजन होता है तो इतनी फूट पड़ जाती है दो भाइयों के बीच में, दो भाभियों के बीच में, आपका उनके बच्चों के बीच में, कि आना जाना तक बंद हो जाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपको सीखना चाहिए दोस्त कि जीवन में जो आप प्राप्त करना चाहते हो वो आप अपने दम पर पा सकते हो। प्रॉपर्टी में ऊपर झगड़ना, जिसको आपने खरीदा तक नहीं, वो लोग खरीदते भी नहीं है, कहते बाबा की प्रॉपर्टी है, मतलब खुद खरीदा नहीं और झगड़ रहे हो उस एक चीज के लिए जिसमें उनका एक अंश भी योगदान नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हुमायूं ने वो प्रॉमिस निभाया कि मैं अपने भाइयों से कभी संघर्ष नहीं करूंगा, कभी संघर्ष नहीं करूंगा, ठीक है। तो कहने की बात है, हुमायूं दिल्ली का शासक बनता है। हुमायूं के बचपन का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर है। तो खोदमीर बहुत पूछा जाता है कि मुगल वंश के किस शासक का नाम खोदमीर है। कब गद्दी पर आया बताएंगे एक बार? गद्दी पर 1530 से 1540, क्योंकि 40 में हार जाएगा तो वापस जाएगा, फिर आएगा 15 सालों के बाद में। इसका जन्म 1508 में काबुल में हुआ था, ठीक है। इसकी माता का नाम माहम बेगम है, पिता कौन है? हुमायूं है। गद्दी पर बैठने से पहले ये बदख्शां का सूबेदार था। क्या बोलेंगे? आपका बदख्शां का सूबेदार था, यानी दिल्ली के पास में इसको बदख्शां स्थल दिया हुआ था। राज्याभिषेक इसका 1530 में हुआ है आगरा में। क्या बोलोगे? 1530 में आगरा में क्या हुआ? इसका राज्याभिषेक हुआ। ये बात याद रख लेनी है, इतनी बात याद रखेंगे। ये बाबर के बाद में गद्दी पर आए हुमायूं का थोड़ा सा विवरण है। चलो भाई, वेरी गुड। बोलेंगे बेटा पढ़ लो प्लीज, इधर उधर कोई बात ना करे, रिक्वेस्ट है। अच्छे बच्चों में शामिल हो जाओ। इसीलिए मैंने किसी बच्चे का नाम नहीं पढ़ा आज, क्योंकि मैं जानता हूँ किसी एक का नाम पढ़ते हैं तो फिर बाकी बच्चे जो है ना वो चालू हो जाते हैं। आगे आएंगे। आगे आएंगे, ठीक है।
क्या बोलेंगे, हुमायूं की बात करते हैं। तो हुमायूं के बारे में हमने जाना कि इसका जन्म हुआ 1508 में, यानी 22 वर्ष की अवस्था में ये दिल्ली का क्या बन गया, आपका सुल्तान बन गया। माता माहम बेगम, राज्याभिषेक 1530 में। तो हुमायूं के बारे में हम एक चीज़ समझते हैं कि हुमायूं को कमज़ोर शासक समझा जाता है। ये देखा जाता है कि हुमायूं तो यार शेरशाह सूरी ने मारा तो बड़ा कमज़ोर सा शासक रहा होगा। दरअसल में हुमायूं शुरुआत में बहुत विजयी शासक था। 1531 में उसने कालिंजर बांदा यूपी के दुर्ग को जीता था, जो प्रताप रुद्र देव के अधीन था। क्या बोलेंगे, दिल्ली के बाद में उसने, और कालिंजर को अजय दुर्ग माना जाता था, तो इसने यूपी जाकर के बांदा में उस अजय दुर्ग, ऐसा दुर्ग जिसको जीतना बड़ा मुश्किल था, तो उसको इसने क्या कर लिया, जीत लिया। ठीक है, प्रताप रुद्र के अधीन। 1532 में चुनार का किला इसने घेरा। चुनार जो मिर्जापुर में किला है, लेकिन चुनार के किले को ये जीत नहीं पाया था। लेकिन यहाँ पर एक संधि हो गई, एक व्यक्ति मिल गया था हिंदू बेग, जो हुमायूं के फेवर में हो गया, और उसने संधि करा ली मतलब संधि में उसने बोला कि भाई आपका जो ये किला है ये हुमायूं के अधीन माना जाएगा, और राजस्व आप बेशक ना दें, लेकिन आप अधीनता स्वीकार कर ले। ठीक है, जो उसने अधीनता स्वीकार की भी थी। 1532 में देवरिया का युद्ध जीता, और देवरिया के युद्ध में यहाँ देखना शेरशाह सूरी को इसने हराया था, और शेरशाह सूरी के साथ महमूद लोदी को भी हराया था। ये दोनों लोग कब और साथ थे, अभी आप लोगों को पता होगा। घाघरा का युद्ध बताया मैंने, घाघरा का युद्ध मैंने आपको बताया कब हुआ था, वर्ष बताएंगे। आप कहेंगे घाघरा का युद्ध भैया 1529 में आपने बताया कि नुसरत खां, शेरशाह सूरी और महमूद लोदी ये तीनों बाबर के खिलाफ लड़े थे। क्या बोलेंगे, बाबर के खिलाफ लड़े थे। ठीक है, इतनी बात याद रखेंगे। शिवम विश्वकर्मा जी, बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। 1532 में दोहरिया का युद्ध जीता था। ठीक है, शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को हराया। अच्छे आंसर आप देते हैं, या अच्छा कुछ भी कमेंट आप करते हैं जो रिलेटेड है क्लास से, वो बड़ा गजब का है, बहुत शानदार है। चलो जी, कोई दिक्कत इस बात में, आगे आते हैं। 1533 में दीनपनाह पुस्तकालय दिल्ली की स्थापना की। तो यानी दीनपनाह कहाँ पर है, दिल्ली में। कहते हैं कि हुमायूं को बच्चे जो ज्योतिष वगैरह का अध्ययन करने का बहुत शौक था, वह ज्योतिष का अध्ययन करना चाहता था, खगोल का, भूगोल को वह पढ़ना चाहता था, और ज्योतिष में वह विश्वास भी रखता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, 1539 में गौड़ प्रदेश को जीतकर, उसका नाम, गौड़ प्रदेश का मतलब बंगाल वाले क्षेत्र को जीतकर इसने क्या कर दिया, जन्नताबाद कर दिया। यानी कि 1539 में कहाँ गया था ये, बंगाल गया था, और दिल्ली का नियंत्रण देके गया था शेख बहलोल नामक व्यक्ति को। शेख बहलोल, मैंने बताया हुमायूं के भाई तो नालायक है, उन्होंने देखा भाई कहाँ गया है, उन्होंने देखा भाई तो दिल्ली में है नहीं, भाई कहाँ गया है, दिल्ली छोड़ करके बंगाल गया है। तो शेख बहलोल की हत्या कर दी किसने, ये कौन है, हुमायूं का भाई है ना, अस्करी, कामरान है आपका, हिंदाल और हुमायूं। तो हिंदाल ने जब ये गया हुआ है कहाँ पर, बंगाल में, तो यहाँ दिल्ली पर खुद को बैठा लिया और बोला अब दिल्ली का सम्राट मैं हूँ, और खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया, दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया। तो ये खबर जैसे ही पहुंची कहाँ, बंगाल में, किसके पास, हुमायूं के पास, कि तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया है कि दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया है। क्या बोलोगे, दिल्ली की गद्दी को हथिया लिया है। तो इसके बाद क्या होता है कि हुमायूं तुरंत प्रयास करेगा वापस आने का, वापस दिल्ली आने का, लेकिन वापस दिल्ली आने में होगी क्या भूल। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी पिछली स्लाइड में कि दोहरिया के युद्ध में किस किस को हराया, शेरशाह सूरी और महमूद लोदी को। तो वो लोग इसके दुश्मन हैं कि नहीं, जिंदे हैं। ठीक है, रणभूमि से भाग गए थे। यहाँ पर एक बात आती है कि जल्दबाजी में हुमायूं से ये भूल हो जाती है कि वह यहाँ इस सड़क से, जो उत्तरापथ था, उत्तरापथ यहाँ पर एक सड़क थी जिसको बाद में जीटी रोड हम कहने लगे, तो उत्तरापथ से सीधे चल दिया दिल्ली के लिए कि जल्दी से जल्दी पहुंचना है, जबकि बीच रास्तों में उसके दुश्मन भी थे। उसको या तो इधर से अभियान करना था या इधर से अभियान, लेकिन उसको पता था कि दिल्ली में पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वह भागकर दिल्ली जाना चाहता था, क्योंकि अपने भाई हिंदाल ने जो कब्जा कर लिया तो उसको वहां जाना है। दिल्ली वापस आते समय ही चौसा का युद्ध हुआ। क्या बोलेंगे, चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, किस किस के बीच में, हुमायूं और शेरशाह। शेरशाह यहाँ पर घात लगाए बैठा था, वापस आओगे बेटा, यहीं से वापस आओगे। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के बारे में हम जानेंगे कि उसने कैसे अपनी स्थिति मजबूत की चुनार के किले के पास में। वहाँ की उनकी एक बेटी थी, विधवा हो गई थी, लाड मलिका, उससे शादी कर ली थी, मतलब ससुराल ही बना लिया था शेरशाह सूरी ने उसको,
बहुत कूटनीतिक व्यक्ति था शेरशाह सूरी। तो यहाँ शेरशाह सूरी ने क्या किया, आपका हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को करमनाशा नदी में कूदना पड़ा। करमनाशा नदी में हुमायूं कूदा और जैसे ही उसकी जान जाने वाली थी तो कहते हैं एक भिस्ती जो वहाँ पर आपका काम कर रहा था, नाव आदि में बैठा हुआ था, उस भिस्ती ने उसको बिठाया, निजाम नाम था उसका, उसने उसको बिठाया और जान बचाई। तो उससे हुमायूं एक वादा करता है कि अगर मुझे वापस मेरी गद्दी मिलती है तो मैं तुमको एक दिन का सम्राट बनाऊंगा, एक दिन का राजा बनाऊंगा। और बाद में हुमायूं ने 1555 में जब वह राजा बनता है तो निजाम भिस्ती को दिए गए अपने इस वचन को निभाया था। तो निजाम भिस्ती भी बैठा तो उसने दिल्ली की गद्दी पर बैठ के एक ही दिन में, कि उसको याद रखा जाए, तो उसने चमड़े के सिक्के चलवाए थे। चमड़े के सिक्के दो व्यक्तियों ने चलाए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक और निजाम भिस्ती। तो अगर कभी पूछा जाए दिल्ली के किस शासक ने लेदर के कॉइन चलवाए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक लिखना। और पूछे दिल्ली के किस व्यक्ति ने, क्योंकि वो शासक नहीं है निजाम भिस्ती, वो एक व्यक्ति ही है साधारण, मोहम्मद बिन तुगलक एक शासक है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे करमनाशा नदी में कूद गया और एक निजाम भिस्ती ने इसी की जान बचाई। ठीक है, इसी जान नहीं हो जाए, इसकी जान बचाई। तो यहाँ पर ये बच गया। तो युद्ध कहाँ पर हुआ है? चौसा में हुआ है आपका बच्चे, बिहार में ये युद्ध हुआ, बिहार उत्तर प्रदेश के आसपास, मतलब पूर्वी जो सीमा है वहाँ पर हुआ। अब इसके बाद क्या करता है हुमायूं इसके बाद करता है कि बिहार क्षेत्र से भाग के आता है आगरा। इनका उस टाइम पे हेडक्वार्टर कहाँ होता था? आगरा होता था। इसने कहा कि फिर से लड़ेंगे। तो 1540 में ये अपनी सेनाएं लेकर के आगरा से कन्नौज की तरफ बढ़ा। कन्नौज में दोनों की फाइट होती है। कन्नौज जिसको हम बिलग्राम भी कहते थे, ठीक है, कान्याकुब्ज भी कहते हैं। बिलग्राम स्थल पर यह लड़ाई हुई कन्नौज के। तो हुमायूं वर्सेस शेरशाह, इस बार भी कौन जीता? शेरशाह जीता और हुमायूं की शाही सेना पराजित हो गई और हुमायूं भाग गया घोड़ा लेकर के। भागा ऐसा मैदान से वापस आगरा आया और सामान उठा लिया सारा, बोला जितना पैसा है सब इकट्ठा कर लो और भाग लो, क्योंकि उसको पता था पीछे शेरशाह सूरी आएगा, इस समय शाही सेना हार चुकी है, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो बनता है दिल्ली पर दूसरा अफगान वंश। मुझे बताएंगे पहला अफगान वंश कहां पर है? बोले एक बार, दिल्ली पर दूसरा अफगान वंश कैसे आया? तो क्या बोलेंगे जी? कहने की बात है कि हम लोग पढ़ रहे थे हुमायूं को। हुमायूं जब गद्दी पर आता है, मैंने कहा कि वो सिंसियर रहा अपने भाइयों के लिए, सिंसियर रहा हुमायूं। तो बच्चे क्या लड़ता है? पहले मैंने आपको बोला, पहले क्या लड़ा इसने? जो इसका सबसे प्रमुख है वो तो देवरिया है। क्या बोलोगे? 1532 में इसने शेरशाह सूरी को, मैंने बताया, देवरिया में हराया। कहाँ पर? देवरिया में हराया था। और इससे पहले इसके जो अभियान हैं वो कौन कौन से हैं आपके? क्या बोलोगे भैया? इसने कालिंजर, जो बांदा का किला है, कालिंजर को इसने जीता। और कालिंजर के बाद में किधर गया था आपका? कालिंजर के किले को जीतने के तुरंत बाद में कि कालिंजर का अभियान उसने कर लिया और कालिंजर को तुरंत जीतते ही चल देता है आपका किधर? चुनार की तरफ। और चुनार को इसके जीतने के पीछे कारण था, चुनार बच्चे, जो चुनार है, अगर मैं बात करूं चुनार की, अगर बात करूं, चुनार पड़ता है मिर्जापुर में। कहते थे कि जो इस चुनार को जीत लेगा वही बंगाल और बिहार पर, कहाँ? बिहार और बंगाल पर शासन कर पाएगा। तो इसीलिए चुनार के किले को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। चुनार का किला नोट कर सकते हैं आपके इधर किनारे पर कि कौन सा किला है जो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, कि अगर पूर्व में विजय पानी है तो चुनार अगर जीत लिया, ये सबसे कठिन किला माना जाता था बीच में इस यात्रा में। तो कहने का मतलब है हुमायूं शुरुआत में सफल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट उसका चौसा का युद्ध है। शुरुआत में शेरशाह सूरी हारा, लेकिन फिर आपका क्या बोलोगे भैया? अंत में शेरशाह सूरी की विजय हुई। 1539 और 40 दोनों किसने जीते? शेरशाह सूरी ने जीते। शेरशाह सूरी ने जीते, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या बोलेंगे? ये बात हम याद रखेंगे। तो दिल्ली पर प्रथम अफगान वंश, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया जी, लोधी वंश, बहुत शानदार, एकदम ठीक है। सचिन पुनिया जी, आपका आंसर एकदम ठीक है दोस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। अभिषेक, बहुत अच्छा आंसर आपने दिया। तो कहाँ भागा ये? मैंने बताया कि दूसरा अफगान वंश आ गया। तो हुमायूं भागकर पहुंचता है पहले आगरा।
आगरा से उसने पैसा उठाया, बक्सा उठाया, ठीक है, जो धन था वो इकट्ठा किया, फिर पंजाब, पंजाब के बाद में वो सिंधु भाग गया और 1541 में उसने हमीदा बानो बेगम से सिंध क्षेत्र में शादी की, ठीक है। बाद में इसने हमीदा बानो को, जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, जब उसके पेट में बच्चा होता है, तो उसको वो हिंदुस्तान भेज देता है। हिंदुस्तान में ही फिर उसका ख्याल रखा जाता है राणा वीर साल जी के यहाँ पर। तो कहने का मतलब है दिल्ली पर दूसरा अफगान वंश जो आया उसकी स्थापना किसने की, तो हम कहेंगे शेरशाह सूरी के द्वारा की गई, ठीक है। बहुत बढ़िया जय जी, बहुत थैंक यू। अगर आप मेहनत को समझ पाते हैं तो बहुत सारा प्यार है। आगे, वेरी गुड। ऊपर दिखाएंगे क्या नाम है बच्चे का, नहीं छोड़ो, ये तो अपने हाईलाइट करने के लिए लिखते ही रहते हैं। नाम नहीं पढ़ा जाएगा बेटा आपका, बैच लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं सुनता। बेटा आप बैच पढ़ने के लिए लेते हो, अपनी सुनाने के लिए बैच लिया ही मत करो। आपको पढ़ना आ जाएगा, पढ़ना तो सीख जाओ पहले। पढ़ना सीखने का मतलब है कि बैच जो आप लेते हैं पढ़ने के लिए लेते हैं। अपनी सुनाने के लिए बैच लेते हो कि सुनने के लिए बैच लेते हो? अपनी आप अपने गांव में सुनाते रहो कुछ भी। यहाँ बैच से जुड़ते हो तो पढ़ने के लिए जुड़ा करो, ठीक है। सुनाने के लिए जुड़ना ही नहीं है कभी कि जी हमारी नहीं सुन रहे, तुम्हारी सुनने क्यों कोई। अब तुम्हारी सुनने में रह जाएगा कोई तो 70,000 बच्चे कोर्स ले रखा है, तो 70,000 बच्चों की बात ही सुनते रहेंगे, फिर तो होली पढ़ाई। आगे आएंगे। आता है पुत्र अकबर का, और मेरे दोस्त इतनी देर में आप अपना कुछ डाउट या समस्या लिख देते तो शायद मैं सॉल्व भी कर देता। लिख दो, उससे अच्छा उसको, ये बात लिखने की बजाय। उसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ। अकबर का जन्म कब हुआ? हुमायूं के पुत्र का 1542 में हुआ। किसके यहाँ जन्म हुआ इसका? राणा वीर साल के यहाँ जन्म हुआ। तो हम कहते हैं 1555 में हुमायूं ने शक्तियां इकट्ठी की, 1540 से 1555 रहा और इंतजार करता रहा, अपनी शक्ति बढ़ाता रहा और ये देखता रहा कि कब ये सूर वंश जो दिल्ली पर है, शेरशाह सूरी के वंशज कब कमजोर होंगे, तब मैं एक सटीक आक्रमण करूंगा। एक सही समय का इंतजार करता रहा। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक सही समय का इंतजार करता रहा। 1555 में हुमायूं वापस आया और 1555 में मच्छीवाड़ा पंजाब का युद्ध जीता। किसका युद्ध जीतता है? मच्छीवाड़ा पंजाब का युद्ध जीतता है, ठीक है। और 1555 में फिर आपका सरहिंद का युद्ध जीता। क्या बोलोगे? सरहिंद का युद्ध इसने जीता, ठीक है। और ये किस किस के बीच हुआ था? सूरी वंश का शासक था इस समय पे सिकंदर शाह सूरी। शेरशाह सूरी नहीं, शेरशाह सूरी तो गद्दी पर मात्र 5 वर्ष रहा, 1540 से 45। ये उसके वंशज हैं, अभी हम जानेंगे उनको। तो हुमायूं वर्सेस सिकंदर शाह सूरी ये युद्ध हुआ, इसमें हुमायूं जीतता है और फिर से क्या करता है? फिर से दिल्ली की गद्दी पर मुगल आ जाते हैं। दिल्ली की गद्दी पर मुगल कितने वर्षों के बाद आए? 15 वर्षों के बाद आने में मुगल कामयाब हुए। चलो बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल, धैर्य की आवश्यकता है। हुमायूं का धैर्य देखो, उसने 15 वर्ष इंतजार किया है। कोई दिक्कत? बोले एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार बोले, लिखते रहेंगे अच्छे से। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो बोलेंगे हुमायूं और आपका सिकंदर शाह सूरी जीता था आपका। आगे आएंगे, सिकंदर शाह सूरी से कौन जीता था? आपका हुमायूं जीत गया था। अब आते हैं हम हुमायूं के बारे में और क्या जानने को है, ठीक है। क्या बोलेंगे? इस युद्ध के बाद हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया। क्या बना दिया? लाहौर का सूबेदार बना दिया। और 1556 में हुमायूं की मौत, जो दीन पन्हा पुस्तकालय इसने बनाया था, बताएंगे कहाँ पर बनाया था, अगर आप ध्यान से सुन रहे थे मेरी बात। 1556 में दीन पन्हा पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई, ठीक है। स्टैनले लूनपूल ने हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन कहा है। स्टैनले लेनपूल एक इतिहासकार है दोस्त। उसने कहा हुमायूं की पूरी जिंदगी भागते हुए गुजरी।
हुमायूं इधर से उधर भागता रहा, इधर से उधर भागता रहा, और इधर से उधर भागते में दौड़ते में उसका जीवन यहाँ से सिंध, सिंध से भारत, युद्धों के इस क्रम में 15 साल उसने अपनी जिंदगी के भागदौड़ में गुजारे। तो क्या बोलेंगे, भागदौड़ में जब उसने ये गुजारे तो इसीलिए स्टैनले लैंडपूल कहता है कि हुमायूं के जीवन को लड़खड़ाता जीवन। हुमायूं नामा की रचना किसने की है? मतलब हुमायूं के बारे में हमको, जैसे बाबर के बारे में हम लोग जानते तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर नामा हम कहते हैं, तुजुक ए बाबरी को बाबर नामा भी कहा जाता है। नामा का मतलब विवरण हो गया एक, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम, जो इसकी चचेरी बहन थी, कौन है? हुमायूं की चचेरी बहन थी, उसने की है। हुमायूं नामा की रचना किस भाषा में हुई मित्र? तो फारसी भाषा में हुई। किस भाषा में हुई भाई साहब? फारसी भाषा में हुई है। क्या बोलोगे? फारसी भाषा में हुई है, फारसी भाषा में। तो मुझे एक बात बताओ कि जब हुमायूं हारा, अब जैसे हमारे दिमाग में बहुत तरह के प्रश्न आ सकते हैं कि सिकंदर शाह सूरी कौन है जी? तो सिकंदर शाह सूरी सूरी वंश का शासक है, सूरी वंश का अंतिम सम्राट है, ठीक है। विवेक पंडित कह रहे हैं यार भाई 50 बार पूछ लिया हेमचंद्र कौन था, भाई बोल दिया करो। विवेक पंडित जी को ब्लॉक कर दिया जाए, मुक्ति दे दो इनको, कर दो ब्लॉक। इनको धैर्य नहीं है, इनको कितना ही सिखा लो। जस्ट ब्लॉक द विवेक पंडित। मेरे मित्र, आज के बाद तुम शायद मुझे बड़ा बुरा कहोगे, जहाँ कहीं मैं तुमको देखूंगा तुम मुझको भला बुरा कहोगे, लेकिन तुम्हारे अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी है कि तुमको ब्लॉक किया जाए, क्योंकि आज के बाद आप ना कमेंट कर पाएंगे तो डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, ना डिस्ट्रैक्ट होंगे। क्योंकि मैंने कहा ना, आप एक ही दिन में सब कुछ नहीं जान सकते, और ना मैं एक दिन में सब कुछ पढ़ा सकता हूँ। हेमचंद्र कौन था, अभी अगले 15 मिनट में आपके सामने आ जाएगा। एक बच्चा ऐसे ही लगातार कमेंट कर रहा है सिकंदर शाह सूरी कौन है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके बारे में विवरण मैं ना दूं, मिलेगा। तो दोस्त, आपकी मुक्ति के लिए यही काम करना पड़ा। रियली सॉरी विवेक भाई। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का जो मकबरा है, जहाँ पर इसको दफनाया जाता है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर रहेगा, और हुमायूं के मकबरे को ही हम मुगलों की कब्रगाह कहते हैं, क्योंकि अधिकतम 250 से अधिक मुगल परिवार के सदस्य यहाँ पर दफनाए जाएंगे। मुगलों की कब्रगाह इसी को कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ मुगल्स। यानी यहाँ पर प्रमुख व्यक्तियों में आपका फर्रुख शेर से लेकर के शाह आलम से लेकर के तारा सिकोह राजकुमार, बहुत सारी महिलाएं आदि को यहीं दफनाया गया है। हुमायूं रविवार को पीले वस्त्र, शनिवार को काले वस्त्र और सोमवार को सफेद वस्त्र पहनता था। क्या बोलेंगे? सफेद वस्त्र पहनता था। कैसे वस्त्र? मैंने कहा था ना, ये ज्योतिष में विश्वास रखता था, ज्योतिष में, ठीक है, ज्योतिष में, ठीक है। भैया आप इनकी बात सुना ही मत करो। हाँ सही कह रहे हो, सुनेंगे ही नहीं, इग्नोर कर देंगे, ये ठीक है, इग्नोर कर देंगे। आगे आते हैं, अब जानोगे कौन है। मुबारक अली, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा शेर शाह को शेर शाह टॉपिक तो आने दो, जान जाओगे। बेटा सिलेक्शन से बहुत दूर हो अभी। जिस बच्चे की उंगलियां इस टप 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 कमेंट सेक्शन में चल रही है, मेरी बात अपनी मेज पर लिख दो, अभी सिलेक्शन से दूर हो। और मेरे दोस्त जिनकी उंगलियां टप टप सिलेक्शन इस पर कीबोर्ड पर नहीं चल रही हैं, मेरे दोस्त आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हैं। बस पढ़ते रहिए और देखना चमत्कार। अगर मेरी ये बात सिद्ध ना हो तो मेरे मित्र अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मुझे दिखा देना कि जी मैं इस समय कमेंट कर रहा था और मेरा सिलेक्शन हो गया। अपना अनुभव है। आगे तो मैंने बोला कि हुमायूं जो है मित्र आपका, हुमायूं को किसके द्वारा हराया गया प्यारे भाई बताएंगे एक बार। हुमायूं को आप कहेंगे शेर शाह सूरी ने हराया। मैंने कहा इसने दूसरे अफगान वंश की स्थापना की, और शेर शाह ने इसको फाइनली 1540 में हरा दिया था। तो सूर शाह, जो आपका सूर साम्राज्य शेर शाह के द्वारा स्थापित किया गया, वो 1540 से लेकर के 1555 तक का, जिसको हम द्वितीय अफगान वंश कहते हैं। इनकी भाषा भी फारसी रही। यहाँ पर दो बातें आती हैं दोस्त, कि दिल्ली सल्तनत का जब शासन था तो कौन सी भाषा रही थी। तो दिल्ली सल्तनत कहे बच्चे आपसे प्यारे दोस्त, या आपसे बोले मुगल, इन दोनों के समय पर क्या सी भाषा थी? इन दोनों के ही समय पर फारसी भाषा रही है।
कौन सी भाषा? फारसी भाषा रही है, फारसी भाषा रही है। और धैर्य समझना, जैसे धैर्य शेरशाह सूरी के अंदर है। वह गद्दी पर आया तो 68 वर्ष का आया, उसने इंतजार किया है। कितने वर्ष का आया? शेरशाह सूरी 68 वर्ष का शासन पर आएगा, 5 वर्ष ही शासन कर पाएगा, यानी 5 वर्ष के भोग के लिए उसने 68 वर्ष मेहनत और तैयारियां की हैं। लेकिन आजकल का छात्र और युवा वर्ग ये चाहता है कि वह 5 साल तो मेहनत करे और 68 साल मजे ले। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? आप चाहते हैं आपको उस तरह के सुख की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो पाएगी। तो उतनी मेहनत और कितना धैर्य आपके अंदर है। मैंने कहा हमारा सबसे बड़ा जीवन, मनुष्य जीवन सार्थक तब होता है जब हम अपने मस्तिष्क पर काबू पाते हैं। जैसे आप हाथ उठाकर ये खुद से वादा करो, जी मैं कमेंट नहीं करूंगा किसी भी प्रकार का, और तुमने मन को जीत लिया, दुनिया जीत जाओगे। लेकिन तुम अपने मन को, तुम खुद को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, तो तुम जीवन में क्या प्राप्त कर लोगे? कुछ भी नहीं। अंत में रह जाएगा क्या? सिर्फ रोना धोना, लोगों को अपनी कहानियां सुनाओगे। हाँ, हमने भी तैयारी की थी, हमारा भी सिलेक्शन होता, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, समझना मेरी बात को, और ये आपकी बेहतरी के लिए है। सूर साम्राज्य के बारे में बच्चे तारीख ए सिरशाही पुस्तक है, तारीख ए सिरशाही पुस्तक है, जो किसने लिखी है? अब्बास खां सरवानी ने लिखी है, अकबर के कहने पर। अकबर ने लिखवाया शेरशाह के बारे में। अकबर ने कहा कि वह कौन है जिसने हमारे पिताजी को मार के भगाया था, जिसने हुमायूं को मार के भगाया, तो उसके बारे में मुझे पूरा विवरण चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ कौन। एक कहते हैं कि साधारण सैनिक शेरशाह सूरी ने दिल्ली की सल्तनत, जैसा उसका स्टेटमेंट भी था, और उसने एक बात कही थी कि अगर भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं मुगलों को भारत की धरती से खदेड़ दूंगा, और उसने वो करके दिखाया, अपने दम पे करके दिखाया। तो कहते हैं अब्बास खां सरवानी ने इसके बारे में लिखा है। तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक शासन करता है। इसके बचपन का नाम दोस्त क्या था? फरीद खां था, बहुत पूछा जाता है। इसके पिता का नाम हसन खां है, हसन खां है, ठीक है। इसके दादा का नाम था इब्राहिम शूर, दादा था इसका इब्राहिम शूर, इब्राहिम सूर, ठीक है। और इब्राहिम शूर जो था ये बहलोल लोदी के समय पर आया था। बहलोल लोदी जानते हैं ना दोस्त, जो लोदी वंश का संस्थापक था, 1451 से 1489 तक जिसका शासन था, तो इसके समय पर आया था इब्राहिम सूर। यहीं पर बहलोल लोदी को इसने सेवाएं दी। तो बहलोल लोदी को जब इसने सेवाएं दी तो इसको बिहार में एक जागीर मिली। बिहार की वो जागीर मिली इब्राहिम सूर को। इब्राहिम सूर ने अपने बेटे हसन खां को दे दी। हसन खां के बाद वो किसको मिलनी थी? शेरशाह सूरी को, क्योंकि हसन खां के हैं 8 बेटे, 8 बेटे और 4 पत्नी थी इसकी। 8 बेटों में सबसे बड़ा था शेरशाह सूरी। तो जागीर का असली हकदार कौन था? सबसे बड़ा बेटा कौन था? शेरशाह सूरी। लेकिन इसकी खुद की माँ की मृत्यु हो गई। खुद की माँ मृत्यु हो गई तो बाकी 3 पत्नियां और थी हसन खां की, जो ईर्ष्या रखती थी किससे? शेरशाह से। तो उन्होंने एक चाल चल के शेरशाह को वो जागीर नहीं मिलने दी। कहते हैं कि शेरशाह के पास कुछ बचा ही नहीं कि वो अपना सरवाइव भी कर पाए। क्या बोलेंगे? वो सरवाइव भी कर पाए। तो आप कहेंगे भैया हसन खां के जो 8 बेटे हैं उनमें से अन्य 7 ने मिलकर के शेरशाह का हिस्सा छीन लिया। तो शेरशाह के पास संघर्ष करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो यहां पर जो शेरशाह है वह चला जाता है जौनपुर। कहां पर? जौनपुर। जानपुर में वो जाकर के अपनी सेवाएं देता है, और कहते हैं वहां शेरशाह ने 21 वर्ष तक अपना जीवन बिताया और 21 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी, उस जागीर में नौकरी करता रहा, ठीक है। और एक जागीर जो उसको मिलनी थी वो जागीर उसके पास नहीं थी। तो बिहार का सूबेदार था बहार खां लोहानी। किसके समय पर? शेरशाह सूरी के समय पर, जिसको मोहम्मद शाह कहते हैं। तो इसको यहां पर पोस्टिंग मिल जाती है कि बहार खां लोहानी का जो पुत्र था जलाल खां, जलाल खां का संरक्षक बना। क्योंकि ये जो बहार खां लोहानी है इसकी जौनपुर के शासक से बहुत अच्छी मित्रता थी। तो एक बार मुलाकात में जौनपुर के शासक ने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को कुछ सिखाना चाहते हो, स्किल्स सिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि उसके अंदर एक टैलेंट जो है वो स्किल्स उसकी बढ़ाई जा सके, तो स्किल्स बढ़ाने के लिए तुमको उसको संरक्षक बनाना चाहिए। मेरे पास एक व्यक्ति है जिसका नाम है, आपका एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, शेरशाह सूरी।
इस तरह से शेरशाह सूरी को बिहार में ड्यूटी मिलती है और बिहार में ही इसकी जागीर थी, इसके पिता की जागीर थी सासाराम, सासाराम बिहार। ठीक है, सासाराम, सासाराम में इनके पिता की जागीर थी। तो यहां पर इसके दिमाग में प्लानिंग थी कि एक दिन तो मैं अपने पिता की जागीर को पाके ही रहूंगा, पिता की जागीर को मैं पाके ही रहूंगा। तो क्या होता है यहाँ पर, जलाल खां का संरक्षक बन जाता है। शेर शाह ने बाहर खां लोहानी की विधवा दूदू बेगम से विवाह किया। क्या बोलेंगे, तो एक समय पे क्या हो गया, बाहर खां लोहानी की मौत हो गई। कोइंसिडेंस देखना, क्या बोलेंगे, बाहर खां लोहानी की मौत हो जाती है। आपका कब इसकी मौत होती है, 1527-28 में मौत होती है। तो उसके तुरंत बाद शेर शाह ने मौके का फायदा उठाया और बाहर खां लोहानी की जो विधवा थी दूदू बेगम, उससे शादी कर ली, उससे शादी कर ली। और इसके द्वारा ही उसने, जब यहाँ से उसको शक्तियाँ मिली हैं, तो इन्हीं शक्तियों के द्वारा ही उसने अपनी जागीर सासाराम को भी फिर आपका वापस में अपने कब्जे में ले लिया। यही बाहर खां लोहानी है। एक बच्चे का प्रश्न था कि इसको शेर शाह क्यों कहा गया। ये बाहर खां लोहानी है जिसने फरीद खां को प्यारी गुड़िया क्या शेर शाह कहा था, क्योंकि इसने बाहर खां लोहानी के साथ मिलकर एक शेर का शिकार किया था। इसी के सामने शेर का शिकार किया तो उसने प्रसन्न होकर इसको शेर शाह कहा। समझे बात को, तो बोलेंगे, बोलेंगे भाई फटाफट से बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत। बहुत शानदार, बहुत गजब। तो शुभम सेन, परेशानी क्यों नहीं लिखते हो भाई, लिख दो ना प्लीज, रिक्वेस्ट है, मैं देख रहा हूं। आप लिखो तो सही एक बार, परेशानी क्या है। अच्छा, बात करने के लिए बोल रहे हैं भाई, कैसे बात कर सकते हैं। चलो अपना नंबर छोड़ो शुभम सेन, बाकी बच्चे, अब पता है क्या होगा शुभम, आप अपना नंबर लिखोगे, मैं आपसे कहूंगा, बाकी सारे बच्चे नंबर लिखने लग जाएंगे अपने। बच्चे बड़े नालायक है, बड़े शरारती बच्चे हैं ये। फिर भी आप देखो शुभम सेन जी का नंबर दिखे। अब बहुत सारे तो ऐसे करेंगे, शुभम सेन नाम से आईडी बना देते हैं तुरंत। कर लो, क्या करोगे, आप नहीं समझते, हमारी भी तो समस्याएं हैं मित्र, वो भी तो समझो। मेरे हाथ में सब कुछ हो तो मैं सबकी समस्याएं खत्म कर दूं, लेकिन मेरा भी तो लिमिटेड एरा है एक। अब एक देखो, एक केतन राणा जी है सर, बहलोल और बलबन एक ही था। क्या होगा तुम्हारा। बलबन 1265 से 1287 सारा बताया। बहलोल लोधी 1451 से 1489, दोनों में कम से कम 200 से ज्यादा वर्षों का अंतर है। अब आप समझ सकते हैं, देखो अब सबसे में देखना, शुभम सेन जी कम से कम हजारों बच्चों ने अपना फ़ोन नंबर लिख दिया है। मैं किसी के पास फ़ोन नहीं करूंगा इनके, लेकिन उन्होंने लिख दिया बस, क्योंकि इनका मन पर काबू नहीं है। ना इनको ये समझना था कि शायद शुभम सेन की कोई समस्या रही होगी बेचारे बच्चे की, चलो भैया उसकी एक जेन्युइन समस्या होगी, उससे भैया तुम बात कर लेना। तो हम अपना नंबर नहीं लिखते हैं, सब लिख रहे हैं अपना नंबर। चले आगे। आप समझ सकते हैं कि कमेंट सेक्शन पर बहुत ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, और कितने बेकार बच्चे कमेंट सेक्शन में भी रहते हैं। ठीक है, कितने शरारती बच्चे रहते हैं, ये तुमको समझना होगा। ठीक है, आगे आगे। भाई का नंबर कहीं दिखे शुभम सेन का तो देख लेना। आगे आएंगे। 1529 में बंगाल में नुसरत शाह को हराकर हजरत अली या हजरत ए आला की उपाधि धारण की। ठीक है, नुसरत शाह याद है, नुसरत शाह कौन है ये, कहां पर आपका हजरत ए आला की उपाधि धारण की। नुसरत शाह आप लोगों को याद होगा, ये घाघरा के युद्ध में इन्हीं का साथी था, बाद में विद्रोही हो गया था। 1530 में इसने चुनार के किले को जीता। 1530 में चुनार का किला मिर्जापुर जीता और वहां की राजकुमारी जो एक विधवा थी लाड मलिका, उससे शादी की। 1539 में ये बात मैं आपको बता ही चुका कि चौसा का युद्ध जीता शेरशाह सूरी ने, और यहां पर शेरशाह सूरी ने अपनी उपाधि अल सुल्तान आदिल आदिल की धारण की। ठीक है, धारण कर लेता है। 1540 में बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध जीता, किसको हराया, हुमायूं को हराया, और सूरवंश की स्थापना की। किसकी, सूरवंश की स्थापना की। अच्छा, अगर कुछ ऐसे बोलते ना कि हाथ जोड़ के भी कोई प्रार्थना होती हो, तो मैं करता हूँ, आपके जीवन में आप सिंसियर हो जाओ। पढ़ाई का यही वक्त है, ये चला जाएगा। कहते हैं कि जो समय है वो सबसे बड़ी ताकत है, अप्लाई करो इस बात को। नहीं तो, क्योंकि बच्चे मैं उस बात को जानता हूँ, मैं उन स्थितियों को जूझ करके, शायद उन्हीं स्थितियों से गुजरा हुआ एक बच्चा मैं भी रहा हूँ। मैं जानता हूँ कितना दुख होता है उस एक बात का।
जब घर कमजोर हो तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर समय रहते मेहनत नहीं करेंगे तो दोस्त कुछ नहीं बदलेगा, हमेशा के लिए ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है भाई। शुभम सेन शुरू सुबह से परेशान कर रहा है, राहुल सर को भी बहुत कुछ बोला था इसने। अच्छा, शरारत कर रहा बेटा, शरारती बच्चा होगा तो खेल खत्म कर देंगे। शरारती बच्चे को बहुत मारता हूं मैं। आ जाओ। 1542 में शेरशाह सूरी ने मालवा को जीता, यानी एमपी के क्षेत्र को जीता था। दिल्ली का तो शासक बन ही गया शेरशाह सूरी। 1543 में इसने रायसीन को जीता और पूरनमल जाट थे, उनको इसने धोखे से मार दिया था। और बाबेरी, क्या बोलोगे, पूरनमल जाट पता है कौन है? इन्होंने, बाबर ने जो चंदेरी का किला नहीं जीता था, किससे? मेदिनी राय से। उस चंदेरी के किले को जीता था पूरनमल जाट, एक बहुत बहादुर व्यक्ति थे, लेकिन शेरशाह सूरी ने उनको धोखे से मार दिया। कहाँ पर? रायसीन, एमपी की तरफ ही। 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया। अब मेरे सारे दोस्त बताएं कालिंजर कहाँ पर है? कालिंजर कहाँ पर बताया था मैंने, कालिंजर का आक्रमण? ठीक है, आगे आएंगे। 1545 में कालिंजर पर आक्रमण किया कीर्ति सिंह ने। क्या बोलोगे, यहां पर कौन था? कीर्ति सिंह राजा था। कीर्ति सिंह राजा था, ठीक है, जो एक चंदेल शासक था। और भाई शुभम, तुम्हारे लिए तो सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये परेशान करता है, रोज बात करने के लिए बोलता है। अच्छा, ब्लॉक मारो इसको भी, सबको परेशान कर रहा है, इतना बड़ा नेता है, हमको ही परेशान कर रहा है। अच्छा, इसको भी पढ़ने के लिए बैठा हो, चुप। तुम्हारी भी शुभम सेन आज मुक्ति हो जाती है मित्र, और आप अब पढ़ने पर ध्यान लगाएं। अब आप कमेंट कर ही नहीं पाओ। उड़ा दो भाई को, ढूंढ के उड़ाना इसको, तो ऐसे ढूंढ के नहीं उड़ाते हैं। परेशान करता, राहुल सर जैसे सीधे आदमी को परेशान कर रहा है। हम देखते हैं, चलो मान जाएगा, ब्लॉक मत करना, मान जाओ शुभम सेन, पढ़ लेना भाई, है ना, प्लीज रिक्वेस्ट है, मान जाओगे, मेरा भरोसा है आप मान जाएंगे। बांदा उत्तर प्रदेश में उक्का तोप का इस्तेमाल, उक्का तोप मतलब उक्का तोप बनाई जाती थी, जैसे किले होते थे पहले, जैसे किले होते थे, किले की दीवार आप जानते ही है, ये गेट होता था, ये गेट है। उक्का तोप विशेषली गेटों को तोड़ने के लिए बनाई जाती थी। लेकिन जब ये कालिंजर पर आक्रमण करता है तो कालिंजर की दीवारें इतनी मजबूत हैं कि उनके पास ऊंचाई भी बहुत है कि किले पर लग के गोला वापस आ जाता है। इसने कहा एक काम करो, ऊंचा स्थान बनाओ, और ऊंचा स्थान बना के उस पर तोप को रखो और उस तोप से गोला चलाएंगे ताकि अंदर जाके गोले गिरे। ऊपर चढ़ गया भाई साहब खुद शेरशाह सूरी, ऊपर चढ़ गया, तोप के गोले को जैसे इसने मारा, किनारे पर लग के विस्फोटक में आकर के गोला लग गया और फट गया, और साथ में शेरशाह सूरी भी फट गया। ठीक है, क्या बोलेंगे? तो उक्का तोप का इस्तेमाल इसने किया था, और गोला फटने से चंदेल शासकों के विरुद्ध कीर्ति सिंह के खिलाफ जो विद्रोह था 1545, इसमें क्या हो गया, ये मारा गया। क्या हो गया? मारा गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे एक बार। बहुत शानदार। सर एक बार इस बच्चे से बात कर लेना, क्या पे कोई मजबूरी है? नहीं बच्चे, हमारी कॉलिंग टीम का नंबर है, आप उसके पास अपनी मजबूरी अगर भेजेंगे, सच में आपकी मजबूरी होगी, तो वो हमारी कॉलिंग टीम उसको समझ पाती है। उसके बाद में वो देख लेते हैं कि ऐसी बच्चा फर्जी बात कर रहा है, तो वो उसको ख़त्म कर देते हैं बात को वहीं। अगर आधार की बात होती है तो बच्चे उसको फिर मैनेजमेंट को भेजते हैं, और मैनेजमेंट अगर सॉल्यूशन नहीं कर पाता तो फिर हर टीचर के पास पहुंचती है। और तुम विश्वास मानना, आईवीआर पर सैकड़ों फोन मुझसे बात करने के लिए हर रोज आते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिल्टर होके एक दो बात जो आती है मैं पर्सनल उन बच्चों से बात करता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, आगे आए। बात समझे? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? ये सासाराम में है। अब वापस आएंगे। शेरशाह सूरी से संबंधित अन्य बातें कौन कौन सी हैं? एक तो इसने भू राजस्व व्यवस्था, उसको पैदावार का 1/3 कर दिया। और टोडरमल, मैं आपसे हमेशा पूछूंगा, हाँ, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था इसने पैदावार का 1/3 कर दिया। देख लो, राहुल सर खुद आगे ये कह रहे हैं, हाँ जी परेशान कर रहा था सुबह।
बेटा गलत बात है, टीचर्स को परेशान करते हो। धर्म है ये तुम्हारा, नहीं करना चाहिए। आगे। तो मैं आपसे पूछूंगा कि जो टोडरमल है ये अकबर के समय पर था, किसके समय? अकबर के समय था। तो ये टोडरमल क्या है? अकबर के समय। अकबर के समय भी रहेगा। तो मैं आपसे उस समय पूछूंगा कि मुझे बताओ कि टोडरमल पहले किसके यहाँ पर सेवारत था? तो ये शेरशाह सूरी के यहाँ काम करता था। इसी टोडरमल ने बच्चे आपका भारत में अकबर के समय पर ये दहशाला प्रथा देगा, हरदोई में शुरू करेगा। ठीक है, वो मैं वहीं बताऊंगा वो क्या है। पट्टा प्रथा इसने शुरू की, जिसको कबूलियत कहा गया। पट्टा समझते हैं? जो गैर आश्रित लोग होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती, जैसे आज भी सरकार देती है, जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं है उनको क्या देते हैं? 1 बीघे 2 बीघे जमीन दे दी जाती है, जिसको हम पट्टा कहते हैं, पट्टा कहते हैं। ठीक है। शुद्ध चांदी के सिक्के जारी करवाए और वर्तमान स्वरूप का रुपया किसने जारी कराया है? दिल्ली पुलिस 2017 और दिल्ली पुलिस 2020 दोनों में पूछा गया है। यानी आज का जैसा रुपया, ये वर्तमान स्वरूप का रुपया किसके द्वारा शुरू कराया गया सबसे पहले? तो हम कहेंगे ऐसा इस प्रकार का रूप का रुपया सबसे पहले किसने? शेरशाह सूरी ने शुरू करवाया। सड़क ए आजम जीटी रोड ऑकलैंड ने नामकरण किया, लेकिन जो जीटी रोड है आपका, जो कहाँ से बनाई गई थी? आपकी पेशावर पाकिस्तान से बनाई गई थी, और आपका बंगाल को जोड़ने के लिए। तो शेरशाह सूरी ने दरअसल में क्या काम कराया? वो, अगर हम बात करें कि ये सड़क क्या इसी ने बनवाई थी, तो यहाँ इस क्षेत्र से इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए मौर्य साम्राज्य के दौरान बनी थी। इसको हम उत्तरापथ बोलते थे, यानी ये पहले से थी, लेकिन उत्तरापथ कैसा था? कच्चा था। शेरशाह सूरी ने इसकी झाड़ झूड़ जो इस पर होते थे, झाड़ियाँ वगैरह, वो कटवा दी। पक्की उस समय भी नहीं हुई है, बस उस पर क्या हो गया, मिट्टी वगैरह डली और साफ हो गई बस वो, क्योंकि उस समय पक्की सड़कें बनती नहीं थी। पक्की सड़क तो ये जीटी रोड, ग्रांड ट्रक रोड बनी है। ग्रांड ट्रक ये ऑकलैंड नामक एक गवर्नर आया उसके समय बनी। रोहतासगढ़ का किला बिहार में किसने बनवाया? आपका शेरशाह सूरी ने। डाक सेवा का जनक किसको कहते हैं? आपका शेरशाह सूरी को। और इसी शेरशाह सूरी का प्रमुख था, इस डाक सेवा को लीड करने वाला, वो है हेमू। और ये दिल्ली की गद्दी पर आएगा। एक हमारा भाई पूछ रहा था अंतिम हिंदू सम्राट बता दो, बहुत देर से पूछ रहा हूं। यही वो हेमू है बच्चे, जो अंतिम हिंदू सम्राट बनेगा। ठीक है, जो अंतिम हिंदू सम्राट बनेगा। तो आप लोग अपनी मूर्खता समझ पाते होंगे कि तुम कुछ चीजों को समय से पहले जानना चाहते हो। चलो बेटा, फोन पे किसी से बात नहीं कर सकता मैं, रियली सॉरी। ये कुछ बच्चों ने देखा ना, जैसे ही मैंने कह दिया कि फ़ोन नंबर दे दो, तो इनको लग रहा है कि हमसे बात हो जाएंगे, तो अब सब उसी बात को लिखने लग गए हैं। रियली सॉरी, मैं किसी से बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आगे आएंगे। कोई दिक्कत? तो डाक सेवा का जनक है, वो प्रमुख है, हेमू है। ठीक है। गुप्तचर प्रणाली का प्रमुख कौन है? वो हेमू है। गुप्तचर प्रणाली का प्रमुख कौन है? वो हेमू है। ठीक है, आगे आएंगे। क्या बोलेंगे? दूसरा। दूसरा कौन है? यानी 1545 में गद्दी पर बैठा, 9 वर्षों तक शासन किया इसने, शेरशाह सूरी के बाद में। किसके? शेरशाह सूरी के बाद में 9 वर्ष का शासनकाल है। और किस नाम से बैठा जलाल खां? इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है। इसी के समय पर कवि मलिक मोहम्मद जायसी हुए। मैं आपको दोस्त प्रैक्टिस सेट में भी हर जगह बताता रहा हूँ, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत पुस्तक लिखी है। किस वर्ष में लिखी थी, बहुत पूछा जाता है। तो पद्मावत दोस्त 1540 में लिखी। तो मैं पूछूंगा मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी किस वंश के आपका अगर बात करें कवि थे, तो आप कहेंगे वो सूरी वंश में थे। शेरशाह सूरी के समय एक इस्लाम शाह का नामक शासक था, वहीं क्या बोलोगे, इस्लाम शाह के समय पर वे शासक थे। ठीक है। तीसरा आया इसके बाद में, इसकी हत्या करके फिरोज, लेकिन वो भी 3 दिन ही रह पाया, और फिरोज की हत्या 3 दिन के बाद में मुजारिब खां ने कर दी। जो मुजारिब खान कौन था? शेरशाह का जो भाई था निजाम खां, उसका पुत्र था। यानी शेरशाह सूरी का ही भतीजा था कौन? मुजारिब खां। और मुजारिब खान ने हत्या कर दी फिरोज की। किसकी? फिरोज की हत्या कर दी। ठीक है। यानी कि एक जो भाई, वो चाचा और ताऊ का आपस में ही कत्ल करने लग गए। ठीक है। तो गद्दी पर कौन आ जाता है? मुजारिब खां। आदिल शाह शेरशाह सूरी का दामाद बनता है। ये क्या बोलोगे? मुजारिब खां, क्या बोलोगे? इसी को हम आदिल शाह के नाम से जानते हैं। ये शेरशाह सूरी का दामाद बन जाता है। शेरशाह सूरी की लड़की से शादी भी करता है मुजारिब खां।
मुजारिब खां। और मुजारिब खां क्या बोलोगे? मुजारिब खां इसका बहनोई था सिकंदर शाह का, और बाद में फिर ये आपका सिकंदर शाह उससे राज्य को हड़प लेता है। तो सिकंदर शाह यही वो व्यक्ति है जिसने सरहिंद का युद्ध लड़ा और पराजित हुआ। अब समझे सिकंदर शाह कौन है? तो आप बोलेंगे सिकंदर शाह जो है बच्चे, ये आपका अंतिम अंतिम द्वितीय अंतिम द्वितीय सूर सम्राट था, यानी सेकंड लास्ट। अंतिम द्वितीय का मतलब होता है सेकंड लास्ट। तो ये हार गया। हार गया तो इस समय पर जो इसका क्या बोलोगे, मैंने आपको यहाँ पर बताया, देखेंगे मुजारिब खां जो है ये अंतिम शासक आपका आदिल शाह सूरी, जो इसका क्या बताया मैंने आपको, जो शेर शाह सूरी का दामाद था आदिल शाह, वह गद्दी पर आ जाता है। गद्दी पर आता है तो इसी आदिल शाह सूरी का सेनापति है हैमू। हैमू तो जैसे ही 1556 में ये खबर आती है कि हुमायूं मर गया, बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, मैं आपको बताऊंगा उस समय, कि एक मुल्ला कादरी था। हुमायूं की जब मौत हो गई दोस्त, हुमायूं की जब मौत हो गई तो हुमायूं का एक दोस्त था आपका, क्या बोलेंगे, कादरी था, और एक मुल्ला बेकशी का, मुल्ला बेकशी का नाम आता है। तो लोगों में एकदम से खबर नहीं दी गई हुमायूं की मौत की। लोगों को नहीं बताया गया कि हुमायूं मर चुका है, क्योंकि दिक्कत यह थी कि अकबर छोटा था, 13 वर्ष कुछ महीने का अकबर था। तो लोगों को लगा कि भाई अब जैसे ही लोगों में खबर जाएगी कि हुमायूं मर चुका तो दिल्ली पर आक्रमण बढ़ जाएंगे, दिल्ली पर आक्रमण बढ़ जाएंगे। और दिल्ली पर आक्रमण बढ़ जाए, इससे बचा कैसे जाए? तो इसके लिए जब हुमायूं की मौत का जो खबर थी, मौत की जो खबर थी उसको छिपा के रखा गया। तो लोगों में डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि मुगलों में एक बात थी कि ये झरोका दर्शन देते थे, ये आते थे किले के बाहर जनता को दर्शन देते थे। बहुत दिन तक जब हुमायूं के दर्शन नहीं हुए, लगभग 1 माह तक, तो लोगों में चर्चा होनी शुरू हो गई कि शायद हुमायूं मर चुका है, क्योंकि उसकी बीमारी की खबरें, थोड़ा बीमार रहता था वो पहले से थी, लेकिन सीढ़ियों से गिर के मरा, इस बारे में भी खबरें चलने लग गई। कुछ जगह पे ये खबर पहुंची कि हुमायूं की मौत हो चुकी है, कुछ जगह कहते कि लोग नहीं। तो लोगों में डिमांड बढ़ी कि हुमायूं को दिखाया जाए। तो ये हमशक्ल है हुमायूं का, मुल्ला बेकसी, इसको खड़ा करके दिखाया गया था मुल्ला बेकसी को कि हुमायूं जीवित है। तो लोगों ने विश्वास किया मुल्ला बेकसी हमशक्ल था। लेकिन मुल्ला बेकसी के करीबी लोगों से ये खबर पता चली हेमू को कि हुमायूं मर चुका है, और वह व्यक्ति तो मुल्ला बेकसी है। इसके बाद ये जाता है दिल्ली, और दिल्ली की गद्दी पर जाकर के ये घोषणा करता है कि दिल्ली के सम्राट हम हैं, हुमायूं की तो मौत हो चुकी है। इसीलिए तो अकबर को, जब अकबर खुद को राजा सिद्ध करना चाहेगा तो अकबर को कौन हराना पड़ेगा? पानीपत के दूसरे युद्ध में हैमू को हराना पड़ेगा। तो हैमू दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू सम्राट है, और स्वयं को दिल्ली का स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया था। समझे बात को? तो शेर शाह सूरी वंश के बारे में मत पढ़ना बिल्कुल भी, पता चले इसके बारे में, इसके राजाओं के बारे में पढ़ने लग जाओ। सिर्फ सिकंदर शाह कौन है, इतनी बात याद रख लेनी है। सिकंदर शाह अंतिम हिंदू सम्राट। कौन था अंतिम हिंदू सम्राट? से अंतिम हिंदू सम्राट हेमू से पहले का शासक जो है वो सिकंदर शाह है। इसमें इंपॉर्टेंट था सिर्फ शेर शाह सूरी। पता चले पटकथा पढ़ने लग गए सारे की 9 साल है, ये 3 साल है, ये 4 साल है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर चुके? तो कहने की बात है, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। शेर शाह सूरी तो मैं बता ही चुका आपको। शेर शाह सूरी के बाद में सिर्फ इतना बात याद रख लेनी है कि इस्लाम शाह आया 1545 से 54। इसी के समय मलिक मोहम्मद जायसी थे, और मलिक मोहम्मद जायसी, इसके शासनकाल से कोई इनका लेना देना नहीं। तो जलाल खां के बाद फिरोज आया 3 दिन के लिए, इसकी हत्या मुजारिब खां ने कर दी। मुजारिब खां के बच्चे जो आपका मुजारिब खां जो है बहनोई है आदिल शाह का, और आदिल शाह, और ये दोनों ही मतलब इसकी 2 पुत्रियों से इसकी शादी हुई थी, एक से मुजारिब खां, एक से आदिल शाह की शादी हुई थी। ये शेर शाह सूरी का दामाद है।
सिकंदर शाह जो क्या बोलेंगे मुजारिब खां का एक जीजा था, वह फिर गद्दी पर आता है और शेरशाह सूरी से उसने युद्ध लड़ा और पराजित हुआ। किसमें? सरहिंद के युद्ध में। अंतिम शासक आदिल शाह सूरी, उसी का सेनापति हेमू है। ठीक है, हेमू है। और कल हम चलेंगे आपका, ये बीच में आ गया, मुगलों के बीच में शेरशाह सूरी आ गया। ठीक है, अब कल की क्लास हमारी शुरू होगी अकबर से। मुगलों को इतना ही समय देंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, अकबर के बाद में कल कोशिश करेंगे, नहीं अकबर का बड़ा चैप्टर है तो, क्योंकि कल हमको महाराणा प्रताप जी के बारे में पढ़ना होगा, वो बहुत शानदार लेक्चर होगा, गर्व करने लायक लेक्चर होगा। ठीक है, तो कल वेट करिए उसके लिए। कल यहाँ से पढ़ते हैं। थैंक यू। हर रोज़ पढ़िए, हर रोज़ बच्चे प्रयास करिए, आगे बढ़िए। और जैसे मैं कुछ बच्चों की शिकायतें सुनता हूँ मित्र, मैं आपसे अनुरोध और विनती करूँगा, आप सबसे पहले सिलेक्शन से कहीं पहले आप बहुत अच्छे इंसान बनोगे। और कहते हैं कि तहजीब अगर हमारे अंदर है वो हमारे संस्कारों को दर्शाती है, और मैं उम्मीद करूँगा आप सब अच्छे घर और परिवारों से बच्चे होंगे। आप सबकी एक अच्छी परवरिश, माता पिता ने एक सपना देखा है आपके लिए, तो जम के पढ़िए और जम के प्रयास कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।